लास्ट लेक्चर क्लियर हुआ है चीजें? लास्ट लेक्चर का रास सिस्टम एंड कंट्रोल, पूरा रेगुलेटरी कंट्रोल सिस्टम, कौन पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहा है एंड कौन निगेटिवली उसको फीडबैक कर रहा है, एंड ऑल्सो कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन, क्या कॉमन चल रहा है, जीएफआर का किस किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कब सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, कब वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, कब एट्रियोल नैरो हो रही है, कब एट्रियोल डायलेटेड हो रही है, ये सब चीजें क्लियर है। ये एक चार्ट बड़ा अच्छा था जो शॉर्ट स्वीट सिंपल सा है, इसलिए मैंने शेयर कर दिया था कल तुम लोगों को। क्लियर है सब? रिप्लाई तो करो, फास्ट रिप्लाई करो ताकि आगे बढ़े। पढ़ाई की सबने? इतना इतना स्ट्रक्चर्ड वे में होमवर्क देने पे भी तुम लोगों से सबसे पीडीएफ नहीं बन रही है कि हाँ पीडीएफ बना के उसको सेंड कर दो। जो बनाते हैं उनको नहीं बोल रही हूँ, है ना, डिस्क्लेमर पहले ही दे दे। तो जरा सब अटेंटिव वे में बनाओ, सबमिट करो, खुश रहो, मस्त रहो। तो इस पे कोई रिवीजन नहीं चाहिए, अब रिवीजन क्लास में ही इस पे बात करेंगे। आज जो स्टार्ट करना है अपने को, आज स्टार्ट करना है मिक्चुरेशन वाला। मिक्चुरेशन मतलब, ये साइंटिफिकली या मेडिकली टर्म है यूरिनेशन टू। आई थिंक शायद अभी तक आपने पता नहीं सुना था या नहीं सुना था ये टर्म, बट टेक्निकली वी कॉल्ड यूरिनेशन मिक्चुरेशन। व्हाट इज देयर फॉर एग्जाम? कौन सा एग्जाम? संडे वाला? संडे एग्जाम के लिए ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है, एक्सक्रीटरी। जब तक हम टाइम देते हैं कि कुछ बोलना है कुछ पूछना है तब तक नहीं बोलते, जब पढ़ाना स्टार्ट करो तो पैरी आती है तुम्हारी। एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का रेगुलेशन एंड डिजीज डिसऑर्डर, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर, ये है आपका सिलेबस। हम मैसेज कर देंगे ग्रुप में। आज क्या है? ट्यूसडे। ट्यूसडे है ना? हम्म। हो जाएगा अभी तो, दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी पोर्शन दे देंगे, मन करेगा। नहीं देंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं, चलो ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर वाला पोर्शन रहेगा आपके टेस्ट का सिलेबस। अब आ जाओ शांति से, थोड़ा सा बीच में कुछ टिप टिप मत करना जब तक हम पूछेंगे नहीं। मिक्चुरेशन इज known as the process of urination. Technically we called urination micturition. Urine formed by nephrons is ultimately carried, अब यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हो गया है? नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन में भी और स्पेसिफिक जाना हो जाए तो टिब्यूलर पार्ट में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है। तो यूरिन फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन ग्लोमेरुलस में, मतलब ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, वोमेन्स कैप्सूल वाले एरिया में, एंड यूरिन का फॉर्मेशन पूरा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डीसीटी से लेके पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट तक देखा आपने, उस स्ट्रक्चर में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन्स, एनसीईआरटी है, अंडरलाइन करना, is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलंटरी सिग्नल, इट मीन्स कि देखो, डायरेक्ट बहुत बड़ी कहानी छुपी है इसके अंदर। यूरिन का फॉर्मेशन, एक तो ये समझो कि टेक्निकली जब आप यूरिनरी ब्लैडर में उसको स्टोर कर रहे हो, इट मीन्स कि यूरिन का फॉर्मेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप चल रहा है, और उसको आपको एक जगह पे स्टोर करना है। अदरवाइज नेचुरली ये कैसे होता, एक कंटिन्यूअस ड्रॉप 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 यूरिन जैसा फॉर्मेशन आता रहता, रिलीज होता बॉडी से। बट वो इवोल्यूशन में कैसे दिया, उसको यूरिनरी ब्लैडर दिया गया। यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिन, इट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन। इट मीन्स कि यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा पैकेट है जो स्टोर कर रहा है। स्टोर कर रहा है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा, उसका वॉल्यूम होगा एक, उस वॉल्यूम में जब यूरिन पूरा कलेक्ट हो जा रहा होगा, यूरिन फॉर्म हो रहा है, वो वहां ट्रेवल किया, वो कलेक्ट हो रहा है, उसके कलेक्शन से, उस वॉल्यूम से यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पे
प्रेशर एक्सर्ट होगा। प्रेशर की बात मतलब एक प्रेशर आया, उसकी वॉल स्ट्रेच कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, ट्रांजिशन एपिथेलियम होगी, स्ट्रेच कर रही है, फॉर्म को चेंज कर रही है, तो वहां पे कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे? स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर आ गए, स्ट्रेच वाला जस्ट लाइक जैसे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा था तो आपको मैंने बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो गया, स्ट्रेच रिसेप्टर है। स्ट्रेच रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया कि हाँ दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, जो यूरिनरी ब्लैडर मतलब अभी मैक्सिमम को मैक्सिमम की तरह समझना, इसका बताती हूँ मैं और प्रोसेस। ठीक है, जब एक बार स्ट्रेच स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ और उस सिग्नल को लेके जा रहा है, इट मीन्स कि उस लेवल पे वो उसका मैक्सिमम लिमिट था। अभी मैंने क्यों रोका बता ही देती हूँ। मैंने इसलिए रोका कि जो तुम डेली लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व करो कि समहाउ कोई कंडीशन ऐसी है कि आपको सिग्नल यूरिन का रिफ्लेक्स तो आ रहा है, मतलब मिक्चुरेशन प्रोसेस के लिए रिफ्लेक्स आ रहा है, लेकिन यू आर नॉट दैट प्लेस कि आप वहां पे मिक्चुरेशन कर सकते हो या यूरिन पास आउट कर सकते हो। तो आप दोबारा आपका इंटरनल सिस्टम उसको फिर से रेगुलेट करता है और कुछ देर के लिए वो रिफ्लेक्स एक्शन काउंट कहें कि काउंट डाउन हो जाता है, मतलब वो फीलिंग आपको आनी बंद हो जाती है। फिर कुछ टाइम में अब अंदर तो किडनी फंक्शन कर रही है, किडनी में यूरिन बन रहा है, यूरिन यूरेटर से पास हो रहा है, वो पहुंच रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। ऑलरेडी स्ट्रेच रिसेप्टर एक बार सिग्नल दे चुका है, अगेन वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर से स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल लेगा, इसलिए मैंने मैक्सिमम को होल्ड करा है। समझ रहे हो बात को? तो फिर से वो सिग्नल आएगा एंड फिर से आपके यूरिनरी ब्लैडर आपको सिग्नल भेज रहा है। तो हियर इस फिनोमेना में बहुत क्लियरली ध्यान में रखना है, यहाँ कुछ तो वॉलंटरी चल रहा है, कुछ इनवॉलंटरी चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? अभी हम उस पर आते हैं जब बियॉन्ड एनसीईआरटी इमेजेस को देख के बात करेंगे, बट फंडामेंटल समझ में आया। एक तो यूरिन फॉर्मेशन होके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। यूरिनरी ब्लैडर अपना एक पैकेट है, अपना एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक सर्टेन वॉल्यूम से उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर उसको सेंस करेंगे, मतलब उसकी जितनी एपिथेलियम स्ट्रेच हो सकती थी एक लिमिट तक, अभी वो क्योंकि और हो सकती है, तो एक इनिशियल लिमिट में उसने स्ट्रेच रिसेप्टर ने सिग्नल दिया और उसके रिस्पेक्ट में इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री दोनों चीजें आई। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन के लिए आपकी बॉडी रेडी है, लेकिन वॉलेंट्री आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दिया नहीं नहीं मैं मीटिंग में हूँ, नहीं नहीं मैं सर्टेन लाइक की ऐसी जगह हूँ जहाँ पे टॉयलेट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मैं कुछ देर के लिए होल्ड करूंगा। ये आप अपने ब्रेन से बात कर रहे हो, ठीक है, उस ब्रेन से बात करने में वो सिग्नल आपके स्टॉप हो गए, तो दैट इज वॉलेंट्री। समझा? समझना इसको, क्लियर? इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? This signal is initiated, very good आ गया तो, this signal is initiated by the stretching of the urinary bladder, stretching of the urinary bladder, जहाँ स्टोर है उसी में स्ट्रेच रिसेप्टर, और उसी के ब्लैडर के स्ट्रेचिंग से ये एक्टिवेट होगा as it gets filled with urine. Clear? In response, the stress receptor on the walls of the bladder sends signal to the CNS, central nervous system को सिग्नल जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपको पार्ट पता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल अभी दिखाते हैं हम पूरा इमेज। द सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज, एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन मेनली सेंस करके सिग्नल्स को ले गया और जस्ट सपोज मोटर न्यूरॉन ने उसको रिवर्स लाया, ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम में ये सब चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएगी। यहाँ पे आप बस हाईलाइट कर लो, द सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज, वही जो आपका कंट्रोलर रिस्पॉन्स, और आगे वो दोबारा पास ऑन हो रहा है आउटपुट के लिए टू इनिशिएट, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? मोटर मैसेज मोटर न्यूरॉन्स टू इनिशिएट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। क्वेश्चन क्या बना? स्मूथ मसल्स होती हैं ब्लैडर में, टक्ट्रेटर मसल्स होती है, नाम है उसका भी नोट कराते हैं। सीएनएस इसमें इन्वॉल्व है, मोटर न्यूरॉन से मैसेज आ रहा है एंड स्ट्रेच रिसेप्टर से मैसेज जा रहा है। स्ट्रेच रिसेप्टर ने सेंस किया और सेंसरी सिग्नल्स उसने पास ऑन किया है सीएनएस को। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर,
बताना जरा स्फिंक्टर क्या होता है, व्हाट इज स्फिंक्टर? क्लास स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ना, तुम पूछेंगे भी नहीं कुछ। व्हाट इज स्फिंक्टर? लिड, ओपनिंग, कुछ तो अच्छे से नाम ले लो बेटा। क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, किस चीज का बना हुआ है, फंक्शन क्या है? हेल्पिंग इन कॉन्ट्रेक्शन मतलब बेसिकली अगर हम कहें तो रिकॉल करा दे तुम्हें, वो मस्कुलर एक स्ट्रक्चर बना होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकता है, ठीक है। एक वॉल्व की तरह नहीं होगा लेकिन मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंटर में एक ओपनिंग हो सकती है, ये रिलैक्स होगा तो ओपन हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस ओपनिंग को बंद करके कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगा। जस्ट अपनी मुट्ठी को, अपनी हथेली को, पाम को मोड़ के देखो। मुट्ठी समझते हो ना तुम लोग? कुछ कुछ तो हिंदी वर्ड मेरे को लगता है कि समझते हो कि नहीं। क्या बोलते हैं, रिस्ट, ठीक है। मुट्ठी बंद करके देखो तो इसको ओपन करो, ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना, इसको यू कैन रिलेट विद द स्फिंक्टर। ओपन क्लोज मतलब पूरे हथेली नहीं खोलना है, ओपन क्लोज तो वो स्फिंक्टर के मूवमेंट को शो करता है। तो सिंपली अब यहाँ पे क्या बात आई, एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर, मतलब यूरिथ्रा को कंट्रोल करने वाला, यूरिथ्रा को ओपन करने वाला स्फिंक्टर। क्लियर? कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, रिलीज ऑफ यूरिन पे पहुंच गई, कहानी खत्म। चलो अब इसको बाहर देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ये दोनों क्वेश्चन है। क्लियर? अभी हम लोग पहले इसका डिटेल देख लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ। ठीक है, अब देखो समझो कि पिंक सा जो ब्लैडर दिख रहा है दैट इज योर, मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर है। क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर में अब अच्छे से समझना है क्योंकि तुम लोग नर्वस सिस्टम बहुत सबसे लास्ट में पढ़ने वाले, तो जहां जो चीज आ रहा है उसको समझते चलो और फिर जब हम पूरा पढ़ाएंगे तो एक बाइंड अप हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है कि सीएनएस का पार्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड। ये एनिमल किंगडम में भी आपको पढ़ाया गया। क्लियर? अभी उसमें नहीं जाते हैं, अदरवाइज हम पूछेंगे आपसे कि एम्ब्रियोनल स्टेज से और एडल्ट स्टेज में कौन स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है और कौन वर्टिब्रल कॉलम बना रहा है। क्लियर? अगर आप इसका आंसर करो तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं होमवर्क में लिख दूंगी यार। नाउ बैक आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर को अच्छी खासी नर्वस सप्लाई आई हुई है। इन सप्लाई में अगेन वो हमारे जाने माने वर्ड है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मतलब इनवॉलुंटरी नर्वस सिस्टम है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। क्लियर? ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसको रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल्स जा रहे हैं, ये इंटरनल फिजियोलॉजी के कंट्रोल में है और ब्रेन इससे डील कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि आपके यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन स्टोर हो रही है तो यहाँ से नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मतलब मिक्चुरेशन सेंटर के बारे में हम लोग बात करेंगे, मिक्चुरेशन प्रोसेस के कंट्रोल की बात करेंगे। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के रेट, ये सारी चीजें हमने हार्मोनल सिस्टम में देखा। नाउ इट्स टाइम टू नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं तो इतनी तो अब तक नर्वस सिस्टम की कहानी समझ में आ गई है कि देयर इज समथिंग सिंपैथेटिक एंड समथिंग पैरासिम्पैथेटिक। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, एक सिग्नल को ले जाएगा, एक सिग्नल को लाएगा। अब हम यहाँ पे तुम्हें बात कर रहे थे कि यूरिनरी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें एक लेवल तक यूरिन स्टोर होने के बाद जो सिस्टम है वो स्ट्रेच रिसेप्टर के सिग्नल से स्टिमुलेट होगा। तो डायरेक्ट हम लोग एक इमेज पे आते हैं जिसमें पूरी प्रोसेस, सारे स्टेप्स लिखे हैं। आई थिंक ये विजिबल है, थोड़ा सा हेजी सा है लेकिन विजिबल है। ये यहाँ पे लिखी हुई लाइंस दिख रही हैं।
फिर मैंने एक ऐसा लगाया हुआ है क्रॉप करके, लेकिन ये भी और ढूंढा भी मैंने तो ये सब थोड़ा सा ऐसे ऐसे इसके जितनी इमेजेस देखे सब ऐसे ही दिख रही। बताओ तो दिख रहा है? यस। ठीक है, और हम बोलेंगे भी तो भी सुनना। तो हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे प्रोटोकॉल को देख लेते हैं एक इमेज से। फर्स्ट स्टेप ये कह रहा है यूरिन का फिल होने के बाद के स्टेप है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। यूरेटर से ट्रेवल करके यूरिन एंटर कर गई है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और फुल यूरिनरी ब्लैडर हो गया है, मतलब एक लिमिट तक जब स्ट्रेच रिसेप्टर पहला प्राइमरी सिग्नल लेंगे तब तक उसमें यूरिन फिल हो गया है, उसी को आप बोल रहे हो फुल यूरिनरी ब्लैडर। ओके। अब यूरिनरी ब्लैडर फुल है, उसकी जो वॉल है उस पे प्रेजेंट है स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर डिटेक्ट फिलिंग ऑफ, मैं पेन नहीं यूज करती हूँ अदरवाइज वो और रंगीन हो जाएगा। स्ट्रेच रिसेप्टर डिटेक्ट फिलिंग ऑफ ब्लैडर, ट्रांसमिट एफरेंट सिग्नल्स टू स्पाइनल कॉर्ड। बेटा एफरेंट और इफरेंट वर्ड आपको आ चुका है ना आर्ट्रियोल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी हम जब न्यूरॉन्स पढ़ाएंगे तो भी वहां पे आएगा। तो एफरेंट को समझना जो सिग्नल लेके आता है, और जो प्रोसेस करने के बाद सिग्नल लेके जाता है। यहाँ पे बीच में प्रोसेसिंग होगी, तो एफरेंट न्यूरॉन जो सिग्नल लेके जा रहे हैं, और जो सिग्नल लेके आ रहे हैं प्रोसेस वो हो जाएंगे इफरेंट। इज इट क्लियर? जो नया वर्ड आया वो भी क्लियर है आपको? अभी भी हमने इससे पहले आर्ट्रियोल के भी केस में यही देखा था कि ब्लड लेके आने वाला एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके जाने वाला इफरेंट आर्ट्रियोल। सेम वे में यहाँ पे आर्ट्रियोल नहीं है, यहाँ पे क्या है, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की हम बात कर रहे हैं। तो एफरेंट सिग्नल टू स्पाइनल कॉर्ड, किसको सिग्नल गया? स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल गया। अब इस इमेज में आपको स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, क्लियर है? चलो, सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, सिग्नल्स रिटर्न टू ब्लैडर, प्रोसेस होने के बाद सिग्नल्स रिटर्न टू ब्लैडर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स S2 S3। S2 S3 आप ऐसे याद रखो, चलो इस इमेज में देखो, यहाँ पे दिया हुआ S2 S3 दैट इज रिलेटेड टू योर वर्टिब्रल कॉलम। अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर आओगे ना, लोकोमोशन स्केलेटन सिस्टम पढ़ोगे, उसमें ये सब चीजें पढ़ाएंगे। लुम्बर वर्टिब्री L1 L2 L3 4 L5 ये सब आपने पढ़ा। इसके ऊपर थोरेसिक वर्टिब्री आपने देखा, सर्वाइकल की वर्टिब्री वो आप बात करते हो। एक आप नीचे देख रहे हो वो होती है सैक्रल वर्टिब्री, उसी की वर्टिब्री की पोजीशन से दिया होता है S1 S2 S3। अभी इतनी बात समझो। तो S2 सेगमेंट S2 एंड S3 वाया पैरासिम्पैथेटिक फाइबर इन पेल्विक नर्व, सिग्नल लेके आने वाला कौन है? पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा सिग्नल है? इनवॉलेंट्री वाला चल रहा है, लेके जाने वाला सिंपैथेटिक था, सिग्नल गया स्ट्रेच रिसेप्टर से, सिग्नल गया, प्रोसेस हुआ, रिटर्न आ रहा है पैरासिम्पैथेटिक से, इनवॉलेंट्री वाला रिटर्न आ रहा है। अभी हम इनवॉलेंट्री वाले पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ आया है? रिटर्न टू bladder, return to bladder from spinal cord segment S2 and S3 via parasympathetic fibers in pelvic nerve। क्लियर? पेल्विक रीजन की जो नर्व है उसको आप पेल्विक नर्व कहते हो। इफरेंट सिग्नल्स, इफरेंट जो लेके आ रहे हैं, क्लियर? इफरेंट सिग्नल्स एक्साइट डिट्रेसर मसल्स, जो दिखा था ना कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिट्रेसर मसल्स एनसीईआरटी में, उस मसल का नाम है डिट्रेसर मसल, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, इफरेंट सिग्नल आने वाला सिग्नल रिलैक्स इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर को अब देखो, स्फिंक्टर अभी आया था, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे दो स्फिंक्टर है, एक इंटरनल, एक इंटरनल स्फिंक्टर है, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। अगर सिर्फ इंटरनल स्फिंक्टर से कंट्रोल होगा, समझना आप जो हम जहाँ पे ऐड कर रहे हैं उस चीज को दिमाग में डाल लो। ये हो रहा है इनवॉलेंट्री, आपने देखा पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो आई जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उस सिस्टम ने इसको रिलैक्स कर दिया है। इट मीन्स कि यूरिन यहाँ से यहाँ पास हो सकता है। समझ में आई ये बात? नाउ फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल यूरिन इज इनवॉलेंट्री वाइडेड, इफ वाइडेड मतलब रिलीज होना। समझ में आई यहाँ तक बात? यूरिन इफरेंट सिग्नल रिलैक्स फॉर वॉलेंट, यूरिन इज इनवॉलेंट्री वाइडेड इफ नॉट इनहिबिटेड बाय ब्रेन। इसका मतलब यहाँ पे कुछ है जो ब्रेन भी इनहिबिट कर रहा है, वही आपका वॉलेंट्री कंट्रोल हो गया।
फॉर वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है, फॉर वॉलंटरी कंट्रोल मिक्चुरेशन। अब ये क्या कहानी कह रहा है, इसको यू कैन रिलेट, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एक या दो तीन एग्जांपल आप रिलेट कर लो कि आपको कोई कोमा पेशेंट दिखे, या किसी को ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक आया, या किसी को आप एक्सीडेंट हुआ, या समथिंग लाइक कुछ भी ट्रॉमा हुआ, तो देयर इज चांसेस कि अगर उसका यूरिनरी ब्लैडर फिल है, उसका ऑलरेडी यूरिनरी ब्लैडर उस टाइम पे फिल रहा हो, तो देयर इज चांसेस कि वो मिक्चुरेशन की प्रोसेस उसकी हो जाए। वाई? बिकॉज उसका ब्रेन का वो सिस्टम जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल कर रहा था, मतलब जो वॉलंटरी कंट्रोल कर रहा था, वो काम नहीं किया, उसके सेंसेस काम नहीं किए, वो तो ट्रॉमा में है, वो तो कोमा में है, वो तो किसी कंडीशन में पहुंच गया जब उसका खुद का एक सिस्टम नहीं चल रहा है। तो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स से ये ऑलरेडी ओपन था, ये आगे वर्क ही नहीं हो रहा है, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को बहुत कॉन्ट्रैक्ट करके रखे, तो इसके सिग्नल से मैच्योरेशन की प्रोसेस रिलीज हो जाती है। ओके बेटा, उसी को बोलते हैं वाइडेड इफ नॉट इनहिबिटेड बाय ब्रेन। समझ में आया? ये जो लिखा हुआ ना, यूरिन इज इनवॉलंटरी वाइडेड इफ नॉट इनहिबिटेड बाय ब्रेन, ये एक आपको एक कंडीशनल बताया, ये डिजीज वाले कोई कंडीशन आ गए, या ओल्ड एज के लोग हैं, या आप इसको रिलेट कर सकते हो छोटे बच्चों से रिलेट करो। छोटे बच्चों का इतना ये डेवलप नहीं होता है, सीएनएस इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है तब तक कि वो इस चीज को सेंस कर पाए, तो वो यहाँ वहाँ आप देखे होंगे, आपने भी फील किया होगा इस चीज को, अगल बगल अगर कभी बच्चों से मुलाकात हो कि बच्चे सूसू कर देते हैं, बोलते हैं ना बच्चे, अरे इसको डायपर पहना के रखो, तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका अभी ये वॉलंटरी कंट्रोल वाला मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है। ये फोर्थ पॉइंट क्लियर है बच्चा? बताओ। क्लियर है, वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, फॉर वॉलंटरी कंट्रोल, जो आप नॉर्मली आपने रियल लाइफ में आप फील करते हो, फॉर वॉलंटरी कंट्रोल मिक्चुरेशन सेंटर इन पॉन्स। अभी देखते हैं इसको थोड़ा इनलार्ज करके देखेंगे। पॉन्स वो सेंटर है, पॉन्स आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, मेडुला एंड पॉन्स रीजन। तो पॉन्स रीजन में मिक्चुरेशन सेंटर है, क्लियर? रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम स्ट्रेच रिसेप्टर, अगेन स्ट्रेच रिसेप्टर एक सिग्नल देखो, अब देखो यहाँ मार्क कर रही हूँ मैं, अगेन स्ट्रेच रिसेप्टर से फिफ्थ पॉइंट का सिग्नल गया है, एक तो गया है पॉन्स में, एक गया है स्पाइनल कॉर्ड में, ये भी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के रिस्पेक्ट में स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन लिखी हुई है। तो एक सिग्नल तो आपने देखा, एक हमने बात किया कि इसकी बात हो रही थी, ये सिग्नल को लेके आ रहा था, और ये सिग्नल इसने जो सेकंड नंबर की प्रोसेस थी उसने दी है स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल, क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड ने उसको प्रोसेस करके जनरेट किया इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, यहीं से ये सिग्नल प्रोसेस हो गया और ये वापस से यूरिनरी ब्लैडर पे आया। ये कहाँ वर्क किया? इंटरनल स्फिंक्टर पे वर्क किया है, और वॉल पे, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे वर्क किया। ये वाला प्रोसेस हो गया। एक ये साइकिल आपने पढ़ी, अभी जितना मैं मार्क कर रही हूँ उसको देखना। एक ये साइकिल आपने पढ़ी, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये हो गया। नाउ हम बात कर रहे हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी में क्या हो रहा है? दूसरा कलर लेते हैं। वॉलंटरी अब समझो, वॉलंटरी में सिग्नल जा रहा है ब्रेन में, जा रहा है ब्रेन में, गया पॉन्स में, फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। पॉन्स में क्या प्रेजेंट है? मिक्चुरेशन सेंटर प्रेजेंट है, क्लियर है? वहीं से सिग्नल स्ट्रेच रिसेप्टर ने सेंस किया, और अब आप वॉलंटरी इन्वॉल्व हो रहे हो इस मैकेनिज्म में कि यू हैव टू, यू कैन पास ऑन द यूरिन और नॉट, मतलब आपका कंडीशन कैसा है, ओके? तो फॉर वॉलंटरी कंट्रोल मिक्चुरेशन सेंटर इन पॉन्स रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम स्ट्रेच रिसेप्टर, सेम मैकेनिज्म है, बस सिग्नल गया कहाँ है? यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक गया था, यहाँ ब्रेन तक चला गया। इफ इट इज, इफ इट इज टाइमली टू यूरिनेट, अगर आपकी कंडीशन बढ़िया है, पॉन्स रिटर्न सिग्नल टू स्पाइनल इंटर न्यूरॉन्स दैट एक्साइट डिट्रेशर मसल्स एंड रिलैक्स इंटरनल यूरिथ्रा स्फिंक्टर, यूरिन इज वाइडेड। क्या कह रहा है? अगर आपका कंडीशन अच्छा है, बढ़िया है, तो सिक्स वाला देखो, फिर से वही मैकेनिज्म पे रिटर्न आ गए और स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल गया, और जो प्रोसेस चल रही थी उसी जगह एक प्रोसेस चली और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गए, और यू कैन वाइडेड, मतलब आप पैरेलली जो सेवेंथ वाला है कि इस रिलीज होने के लिए, यहां से तो रिलीज हो ही रहा है, यहां से अब एक्सटर्नल स्फिंक्टर से भी यूरिन को रिलीज करना है, तो सेवेंथ स्टेप उसमें इन्वॉल्व होगा, उसके लिए ये वॉलंटरी सिग्नल आ रहा है,
मतलब आप समझ लो, एक एमसीक्यू यहाँ पे है कि वॉलंटरी स्फिंक्टर कौन सा है यूरिनरी ब्लैडर का, और इनवॉलंटरी स्फिंक्टर कौन सा है। तो ये थर्ड जो मैंने मार्किंग की, ये वाला सेवेंथ स्टेप, वो क्या कह रहा है, इफ इट इज अनटाइमली, अगर टाइम सही नहीं है, आपको लग रहा है कि आप मतलब पर्सन यूरिन पास नहीं कर सकता है, उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं दिख रहा है, तो वहां सिग्नल उसका दूसरी तरीके से वर्क करेगा, और वो क्या है, इट इज अनटाइमली टू यूरिनेट, सिग्नल्स फ्रॉम पॉन्स एक्साइट स्पाइनल इंटरन्यूरॉन, फिर से स्पाइरल इंटरन्यूरॉन मतलब दो न्यूरॉन के बीच के सारे न्यूरॉन हो जाते हैं इंटरनल न्यूरॉन। ये जैसे देखो, एक मिनट को एक चीज बता देते हैं तो तुम्हें, ये वाला न्यूरॉन जैसे क्या हो गया, इन दोनों के बीच के इंटर न्यूरॉन, ये वाला न्यूरॉन क्या हो गया, ये वाला न्यूरॉन क्या हुआ, इसके और इसके बीच का इंटर न्यूरॉन हो गया। समझ रहे हो ना, जैसे नोड इंटर नोड होता है उस तरीके से, तो पूरे चेन रिएक्शन में जितने भी बीच के आ गए वो इंटर न्यूरॉन है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सिग्नल जा रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को क्या बोल रहे हैं, इंटर न्यूरॉन्स, दैट कीप एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड। क्या कंडीशन थी, अनटाइमली टू यूरिनेट, यूरिनेट करने के लिए, ये वाला लाइन देखो, इट इज अनटाइमली टू यूरिनेट, सिग्नल्स फ्रॉम पॉन्स एक्साइट स्पाइनल इंटरन्यूरॉन्स दैट कीप एक्सटर्नल यूरिथ्रा स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड, और रिलीज नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल बाहर वाला स्फिंक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है। यूरिन इज रिटेन्ड इन ब्लैडर, यूरिन क्या हो जाएगा, रिटेन रह जाएगा ब्लैडर में। ठीक है, मतलब ये जो पूरी मैकेनिज्म गई इनवॉलेंट्री हुआ था, इसको आपने वॉलेंट्री डिनाई कर दिया। क्लियर है, समझ में आई। तो इस वाले स्टेप के बाद, सिक्स वाले के बाद पॉसिबिलिटी है कि या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। ठीक है, इफ इट इज टाइमली टू यूरिनेट, सिग्नल फ्रॉम पॉन्स सीज एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्सेस, यूरिन इज वॉइडेड। तो एट्थ पोजीशन पे अगर सब कुछ ओके ओके है तो यूरिनेशन मिक्चुरेशन की प्रोसेस हो सकती है। कितनों को समझ में आ गई, और कितनों को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। एक ये फटाफट से नोट डाउन कर लेना या बाद में नोट कर लेना कि ब्लैडर डिट्रेशन मसल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो मसल्स को रिलैक्स करता है, पैरासिम्पैथेटिक इन्वॉल्व होगा तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ब्लैडर नेक मतलब स्फिंक्टर से रिलेटेड है, सिंपैथेटिक उसको कॉन्ट्रैक्ट करा के रखेगी, पैरासिम्पैथेटिक उसको रिलैक्स करा के रखेगी। क्लियर, अभी देखो, अब सिर्फ वो सारे स्टेप्स हम मुंह से बोलेंगे और तुम एक बार रिकॉल करोगे, उसको पूरा आप रिकॉल करो। समझ में आ गया है वैसे, गुड, क्लियर है, कर रहे हो। अभी दोबारा सुन लो फटाफट, स्ट्रेच रिसेप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर से सिंपैथेटिक नर्व्स ने सिग्नल्स को लिया, आप सिर्फ इतना समझो कि स्टिमुलेटरी नर्वस सिस्टम सिग्नल्स को रिसीव किया है, और ये जो जो आपको कनेक्शन दिख रहा है ये सब इंटर न्यूरॉन्स के कनेक्शन है। ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ तक सिग्नल गया है। सिग्नल एक सिस्टम ये है कि ये यहीं पे प्रोसेस होके यहाँ से रिवर्स आ गया और इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, इसको रिलैक्स कराया। ये क्या है, ये यूरिनरी वॉल है, ये क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर है। अगर ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं करेगा, सीएनएस सिस्टम पे वॉलेंट्री कंट्रोल इस पे अफेक्ट नहीं करेगी किसी डिजीज या किसी कंडीशन में, तो वो जो पर्सन होगा वो यूरिन रिलीज कर देगा अंडर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, वॉलेंट्री उसका काम नहीं करना। क्लियर, इसके दोनों तीनों एग्जाम्पल हैं, छोटा बच्चा, ओल्ड एज के लोग, प्लस कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा कंडीशन या कोई उसका कोमा वगैरह का टाइप चल रहा है, उसमें ब्रेन उसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो ये हो सकता है। वॉलेंट्री वो एबल नहीं। क्लियर है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इस यहां तक तो सिग्नल चला गया है कि हाँ स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दिया गया है, ओपन हो जाए, बट एक सिग्नल क्या हो गया कि सारा कंडीशन है या नहीं, तो वॉलंटरी कंट्रोल उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। सेम स्ट्रेस रिसेप्टर ने जो सिग्नल लिया था उसको उसने मिक्चुरेशन सेंटर को भेजा, मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ होता है, पॉन्स में होता है। पॉन्स ने अगेन उसको प्रोसेस किया स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, जो पहले काम चल रहा था उसी सिग्नल से उसने रिलैक्स कराया, पैरेलली ये दोनों पैरेलल चलेगा। ठीक है, उसने रिलैक्स कराया वॉल को, वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराया और स्फिंक्टर को रिलैक्स कराया। अब यहां से तो ओपन हो गया, इसके बाद कंडीशन अगेन फिर से वो है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन होना है या कॉन्ट्रैक्ट रखना है, मतलब कंडीशन फॉर यूरिनेशन है या नहीं है।
तो इसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि अगर कंडीशन फॉर यूरिनेशन है तो जो पिडेंडल नर्व होती है, पिडेंडल नर्व डायरेक्ट एक्सटर्नल स्फिंक्टर को वॉलंटरी सप्लाई देती है, दैट इज वॉलंटरी बाय द मोटर फाइबर, वॉलंटरी बाय द मोटर फाइबर। तो मोटर फाइबर की जो यहाँ पे सप्लाई आ रही है दैट इज वॉलंटरी, आपकी इच्छा पे। अगर सब कुछ ओके देन एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा और मैच्योरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। यहीं पे कंडीशन है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके, देन सेम वॉलंटरी मसल्स जो है वही मसल पिडेंडल नर्व्स वहां पे अप्लाई करेगी और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट रखेगी। ठीक है, सारी कंडीशन फुलफिल। पॉन्स इन्वॉल्व होना, पॉन्स का इन्वॉल्व होना है वॉलेंट्री, स्पाइनल कॉर्ड से डील हो रहा है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अगर ब्रेन नहीं उसमें वॉलेंट्री पॉन्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वाइड हो जाएगा, मतलब मैच्योरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। अगर इन्वॉल्व होके अगेन दोनों प्रोसेस है कि या तो वो एक्सटर्नल इन्वॉल्व है और वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट भी रख सकता है, वॉलेंट्री रिलैक्स भी कर सकता है। दोनों नेचुरल फिनोमिना है, तो दोनों में जो नर्व इन्वॉल्व होगी दैट इज प्यूडेंडल नर्व। क्लियर है? ये इमेज अच्छे से देखना और सारी चीजों को एक बार रिकॉल करना। वेरी गुड, सबको क्लियर हुआ? सब रिप्लाई करो, दो ही तीन रिप्लाई करते हैं, या एलम करेगी, मनाली करेगी, बहुत होगा एक दो और करोगे। सब रिप्लाई किया करो, इतना गला फाड़ के चिल्ला के बताते हैं कोई कॉन्सेप्ट। हो गया क्लियर? वेरी गुड। चलो आगे देखो। अब आपको सेंटर का नाम याद रखना है, पॉन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर। ये इसकी लोकेशन कहाँ है? पॉन्स में, ब्रेन में, पॉन्स में। ठीक है, अगेन वही इमेज है, मतलब वही फिनोमेना है, डिफरेंट इमेज से। मैच्योरेशन सेंटर स्ट्रेस रिसेप्टर सिग्नल दे सकता है या तो स्पाइनल कॉर्ड को या तो ब्रेन को। स्पाइनल कॉर्ड उसको अपने आप भी रेगुलेट कर सकता है। वॉलंटरी इन्वॉल्व होगा ब्रेन, ब्रेन जब इन्वॉल्व होगा तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे वर्क करेगा। एक्सटर्नल मतलब एक तो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स को रोक सकता है, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जनरेट हुआ है उस पर वर्क कर सकता है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इनफैक्ट फील भी करा सकता है पॉन्स, क्योंकि वो टोटली आपका मैच्योरेशन सेंटर है। तो जो भी सिग्नल है, आपने देखा कि ये रिसेप्टर, ये रिसेप्टर, ये जो आने वाला रिसेप्टर है, ये सिग्नल इसको दे ही रहा है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल है, इनवॉलेंट्री फुलफिल है, तो भी वॉलेंट्री उसमें नीड होगा ही। तो वो जो आपका सिक्स का ये वाला ऑप्शन है कि हाँ यूरिनेशन करने की कंडीशन है, उस केस में भी आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमेशा पॉन्स से ही ओपन हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? तो पॉन्स मैच्योरेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है। एंड यहाँ पे आपने इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्व कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। कॉन्ट्रेक्शन मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वॉल्यूम फिल, दब रहा है वो, तो यूरिन एक डायरेक्शन में जहां से उसको पैसेज मिलेगा वहां से वो पास ऑन होगा। दोनों रास्ते में स्फिंक्टर अगर ओपन है तो वाइडेड हो जाएगा पूरा बाहर की तरफ, मैच्योरेशन की मतलब फुलफिल हो जाएगा। और अगर स्फिंक्टर क्लोज्ड है, एक तो ये तो क्लोज होगा नहीं क्योंकि ये तो इनवॉलेंट्री है, एक्सटर्नल वाला क्लोज है, तो मैच्योरेशन अवॉइड हो जाएगा। एंड कुछ देर के लिए ये रिफ्लेक्स एकदम साइलेंट हो जाएगा। एंड देन अगेन यूरेटर से जैसे ड्रॉप ड्रॉप दो चार ड्रॉप और एंटर करेंगी, सेम प्रोसेस, सेम स्ट्रेस रिसेप्टर फिर से एक्टिवेट होंगे और यही साइकिल पास ऑन होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन की। कोई भी आप डिजीज से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स देखो और अगर आप जाते हो डॉक्टर को कांटेक्ट करते हो तो वो डायग्नोसिस करता है। कुछ तो चीजें हैं जो पहले क्या होता था, पहले बहुत ज्यादा पैथोलैब इन्वॉल्व नहीं होते थे। बहुत सारे डॉक्टर कोई नस देख रहे हो, नाड़ी समझते हो जो रिस्ट के पास है, उसको पकड़ के बहुत लोग इलाज कर देते हैं, आज भी हैं ऐसे धुरंधर लोग। बट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, हम तो भाई एलोपैथी को मतलब मानते सबको, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजों का इलाज आयुर्वेदा में है, बहुत सी चीजों का इलाज मुझे भी पता है कि किस डिजीज के लिए आपको होम्योपैथिक स्लो स्लो वो जड़ से क्योर करेगी। एलोपैथिक कोई चीज भी करती है तो बहुत फास्ट करती है, तो उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। बट फिर भी
डायग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हो गई हैं जो सिम्टोमेटिक कॉमन डिजीज के सिम्टम्स में दिखते हैं। तो यू डोंट, इफ यू डोंट फॉलो द डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस के आपने फॉलो नहीं किया है, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें मिसिंग रह जाती है। ठीक है, तो इस केस में आप एक जनरल बात समझो कि जो सैंपल लिया जाता है, जो सैंपल लिया जाता है वो या तो ब्लड होता है, या तो यूरिन होता है, या तो स्टूल होता है, या तो तीनों होता है। क्लियर? तो इट मीन्स कि जो आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है, या जो आपकी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, जो आपकी बॉडी के एक्सक्रीटा मटेरियल है, वो आपकी बॉडी के फिजियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन क्या डील कर रहा है कि आप कई सारी डिजीज के सिम्टोमेटिक स्टडी यूरिन के सैंपल के टेस्ट से कर सकते हो। क्या है इसमें? इफ येलो ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम, यूरोक्रोम पिगमेंट याद रखना फॉर द कलर ऑफ यूरिन। वो जो बाइल का बनना बताया था ना, आरबीसी का ब्रेकडाउन होना, उसी का एक कंपोनेंट होता है यूरोक्रोम, फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड सॉल्यूट्स। ठीक, आपस में वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे उसी के रिजल्टेंट आपको कलर दिखता है यूरिन का। स्टेराइल होती है यूरिन, जो है वो स्टेराइल है, इसमें माइक्रोब्स आ रहे हैं। अगर समझना आप इस पॉइंट को, यूरिन का जो नेचर है दैट इज स्टेराइल नेचर। जैसे अब यहाँ पे अगर हम तुम्हें थोड़ा सा बात कहें कि मेडिसिन के तौर पे हम लोग गौमूत्र को यूज करते हैं आयुर्वेदा में। क्लियर? क्यों? एक तो ये फैक्ट है, गाय माता जी बड़ी ज्यादा रिस्पेक्टेड है, और आई डोंट नो कि कितना क्या करना चाहिए, उस बारे में हम अपनी धारणा नहीं बताना चाहेंगे। बट सिंपल सी एक चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, स्टेराइल, स्टेराइल मीन कि वो माइक्रोब्स फ्री तो है। अगर माइक्रोब्स आ रहे हैं यूरिन में, इट मीन्स कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो रखा है, कुछ तो इन्फेक्शन है, माइक्रोब्स वहां ग्रो किए हैं। अदरवाइज जो प्रोसेस है किडनी में, जो यूरिन का फॉर्मेशन आया है, हुआ है यूरेटर के थ्रू, जो वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो कैसा है? स्टेराइल है, दैट इज नॉट नेचुरली इन्वॉल्व द माइक्रोब्स। स्लाइटली एरोमेटिक है, एरोमेटिक एलिफेटिक समझ में आता है ना? एरोमेटिक एलिमेंट, एलिफेटिक एलिमेंट समझ में आता है, तो स्लाइटली एरोमेटिक है। नॉर्मल पीएच है अप्रोक्सीमेटली 6 पीएच रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब रिपोर्ट में आपको दिखता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है उसकी नॉर्मल रेंज में 1 to 1.035। ये बहुत आपके काम की चीज नहीं है, बट थोड़ा सा जानोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, जो अमाउंट है वो तो आपके काम की भी चीज है, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। कंपोनेंट अगर देखो, एक बार तो यूरिन में अमोनिया हो सकता है। अब ये मन बोलना कि यूरिया होगा ना मैम, नहीं बेटा, अमोनिया भी आ सकता है। ठीक है, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड भी आता है, अमोनिया भी आता है। बट ये नॉलेज आपको देनी तब है जब आप इसमें बंद जाओ, अभी ये आपके काम की चीज नहीं है। अभी ये सब चीज पढ़ लोगे तो आगे क्या पढ़ोगे? हाँ, तो अमोनिया भी होता है, कन्वर्जन रुक गया है, कुछ अमोनिया पहुंच गया है तो अमोनिया भी हो सकता है, कुछ हाईली कन्वर्टेड है तो यूरिक एसिड भी हो सकता है। इट डजेंट मीन कि वी आर यूरोकोटेलिक, वी आर अमोनोटेलिक, वी आर यूरियोटेलिक। हम यूरियोटेलिक ही है, लेकिन हमारे यूरिन में अमोनिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये नॉलेज के लिए जरूरी है। एंड 95% क्या है? वाटर कंटेंट है। इतना रीअब्सॉर्ब होने के बाद भी जो वाटर कंटेंट है वो 95% है। इट मीन्स कि यूरिया कुछ तो टॉक्सिक है बेटा, जिसको रिलीज करके हमने उसको वाटर में डिजोल्व किया है, एंड देन मैच्योरेशन के थ्रू बॉडी से उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर किया। ओके, फिर एक जनरल सा डायग्नोसिस आता है कि व्हाट इज यूरिन कलर। यूरिन कलर आपके हेल्थ के बारे में क्या कहता है, मतलब प्राइमरी एग्जामिनेशन जैसे आप मॉर्फोलॉजी बोलते हो ना, उसी तरीके से बस उसको एक्सटर्नल फीचर्स को देख के आप क्या कह सकते हो। तो उससे रिलेटेड यहाँ कुछ पॉइंट है, देख के घबराना नहीं है कि हरी यूरिन कहाँ होती है, ऑरेंज यूरिन क्या होती है, सब होती है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब सीधी सी बात है, ये तो सबको समझ में आती है। ओवर हाइड्रेटेड है, बॉडी बहुत ज्यादा पानी पी रहा है, कोई बहुत ओवर हाइड्रेशन कर रखा है, उस केस में ट्रांसपेरेंट यूरिन का कलर आ सकता है। अ पर्सन हैज बीन ड्रिंकिंग अ लिटिल टू मच वाटर। क्लियर? पेल येलो है, मीन्स अ पर्सन इज हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। ओके है। ट्रांसपेरेंट येलो है, नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। डार्क येलो है,
नॉर्मल है बट नीड टू ड्रिंक मोर वाटर। अगर येलो कलर भी डार्क है, जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, तो आप मॉर्निंग की जो फर्स्ट यूरिन होती है वो हमेशा डार्क इन कलर होती है, थोड़ा सा डार्क येलो टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि पूरी रात का जो वाटर आपने इनटेक करने के बाद जो आप सोए हो, उसमें बॉडी ने रीअब्सॉर्ब किया है और उस यूरिन ने कंसंट्रेटेड होके एक टाइम लिया है आपकी बॉडी में, वो रहा है। दैट्स वाई वो मोर कंसंट्रेटेड होते होता जा रहा है एंड उसका कलर एक डार्क येलो रहता है। और बीच में आपने पानी का इंटेक, कोई पीता है, कोई रात में उठने पे है कि कौन कितना जग रहा है, कितनी बार उठ रहा है। लोग पानी बगल में रख के भी सोते हैं, बेड के बगल में जग वगैरह रखते हैं, तो रात को भी पानी पीते हैं, इट डिपेंड्स। और इतना आई थिंक तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो। मतलब किडनी के फंक्शन में इश्यू नहीं है, लेकिन पानी और पीना चाहिए। ब्राउनिश ऑरेंज आ रहा है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन और पॉसिबल साइन ऑफ लीवर डिजीज। लीवर डिजीज को इंडिकेट करता है। पिंकिश रेड है, नाम ही आ रहा रेड है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रिलीज ऑफ ब्लड। ठीक है। यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ यूरिनरी ब्लैडर में कोई ट्यूमर हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक में कोई ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से वहां पे यूरिन में ब्लड का अमाउंट मिल रहा है आपको। क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर में अगर होगा तो वो यूरिन फॉर्मेशन वाला पार्ट तो हुआ नहीं ना बेटा, समझो इस चीज को। वो फिल्ट्रेशन में नहीं गया, वो ऑलरेडी यूरिनरी ब्लैडर में फॉर्म हो रहा था, तो वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोरेज हुआ उसमें वो डिसॉल्व होगा, मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट आपको, तो आप तो यूरिन मिक्सचरेशन के प्रोसेस से हो रहा है ना, उसमें तो यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व हो रहा है, यूरेटर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस रीजन में अगर कोई इन्फेक्शन है जिससे ब्लड रिलीज हो रहा है, तो वो तो डायरेक्ट यूरिन में आके मिल जाएगा ना। तो दैट्स वाई पिंकिश रेड भी हो सकता है। ब्लू और ग्रीन, दैट इज रिलेटेड टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर, इसको आप एक साइड में रखना। फोमी, फोमी इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स कि कोई किडनी डिजीज हो चुकी है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, फोम क्यों बन रहा है। कोलाइडल सॉल्यूशन याद है क्या किसी को? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन? फोमी अपीयरेंस हो रहा है, किडनी डिजीज को शाइन कर रहा है। अब तुम लोग इतना पढ़ लिए किडनी, बताओ मुझे, मैंने कोलाइडल नाम भी दे दिया, तो इस यूरिन में क्या आ रहा है? इस यूरिन में कौन सी चीज ऐसी आ रही है जो इसको फोमी बना रहा है? बताओ, थोड़ा सोचो। कुछ तो सोचो। कोलाइडल वर्ड कहाँ यूज किया है? प्रोटोप्लास्ट की प्रॉपर्टी बताते वक्त मैंने बताया है कि नहीं, एयर है, फोमी मतलब एयर नहीं। ठीक। प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो कोलाइडल इन नेचर है। इट मीन्स कि वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है और उसमें प्रेजेंट प्रोटीन है। अभी हमने फिल्ट्रेशन में पास आउट करा दिया था, मतलब रिमूव, पास ऑन करने से हम रोक रहे थे किसको? बड़े प्रोटीन को, छोटे प्रोटीन्स को हम रोक रहे थे। अब वो किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, किडनी डैमेज हो रही है, फोमी यूरिन आ रहा है, मतलब यूरिन में प्रोटीन भी आ रहा है, एल्बुमिन, बड़े प्रोटीन, वो सब भी प्रोटीन वहां पे आ रहे हैं। दैट्स वाई वो यूरिन का सॉल्यूशन क्या हो गया है? कोलाइडल इन नेचर, कोलाइडल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो इट इज अ साइन ऑफ किडनी डिजीज की प्रॉपर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, अलार्मिंग साइन होता है, ये अलार्मिंग साइन है। फिर पस आ रहा है, पस साइन हो जाता है, पस पस मिल रहा है, यूरिन एकदम आपको फोमी सा दिख रहा है और उसमें माइक्रोब्स आ रहे हैं। इट इज द अगेन द साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिनरी ब्लैडर में बहुत किसी पर्सन को हैबिट है, दिस इज रिलेटेड टू कि कोई बहुत ज्यादा हैबिचुअल है कि वो यूरिन रोक के खेल रहा है, जैसे बच्चे होते हैं बहुत देर तक खेल रहे हैं, कोई बड़ा है वो मीटिंग में है और उसकी डेली की हैबिट हो गई है, हैबिट हो गई है। तो बेटा है तो यूरिन एक्सक्रीटरी मटेरियल, फेवरेबल है फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज स्टेराइल। लेकिन अगर यूरिन स्टोरेज है, जस्ट आप, अभी मैं कैसे बताऊं इस चीज को, तुम देखो यूरिन को, अगर तुम कभी छोटे बच्चों से ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई थोड़ा सा छोटा बच्चा, मतलब एकदम छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा स्मेल ही नहीं होता है, लेकिन डेढ़ दो 2 साल के बच्चे जो खाना वाना खाने लगते हैं अच्छे से,
वो अगर यूरिन रिलीज करते हैं तो वहां से एक स्मेल आती है। या आप पब्लिक टॉयलेट को देखो तो वहां एक स्मेल आती है, इसका मतलब वो अनहेल्दी तो है ना, ये तो समझ रहे हो। तो उसी तरीके से नेचुरली किसी पर्सन ने हैबिट बना ली है कि वो यूरिनरी ब्लैडर में रोक के रखेगा यूरिन को, वो बार बार रिफ्लेक्स एक्शन रिलीज होने पे भी बस जब तक बहुत अल्टीमेटली हाई नहीं है, तो उसके यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक का कंडीशन एक धीरे से डेवलप होने लगता है, टाइम लेता है, क्रॉनिक होता है, डेवलप होता है, और वहां पे वो एक एटमोस्फियर दे देता है फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ। समझिए ये पॉइंट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, माइक्रोब ग्रोथ कर रहे हैं तो वो वहां की सेल को डैमेज करेंगे, सेल डैमेज हुआ तो यूरिन पश पस आने लगता है यूरिन में। समझ में आई ये बात। अब ये लाइन क्या कह रही थी, अमाउंट ऑफ यूरिन था शायद। चलो यहाँ से वापस आते हैं। An adult human excretes on an, ये तो क्लियर है, called the micturition reflex and micturition center, नाम रखना पोर्टाइल micturition pons में प्रेजेंट होता है micturition center, and the neural mechanism causing it is called the micturition reflex, जिसमें आपका pons involved होता है। An adult human excretes on an average 1 to 1.5 liter of urine per day. The urine formed is a light yellow colored watery fluid which is slightly acidic, सब मार्क होना चाहिए, एमसीक्यू है, एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो कि अमोनिया के प्रेजेंस को शो करता है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्टेज को शो करता है। आप जब केमिकल लैब में जाओगे ना तो यू विल फील, अगर आपने कभी ये देखा नहीं है तो यू विल फील द बहुत बैड स्मेल होती है अमोनिया की। जिस भी एक्सपेरिमेंट, जिस दिन में अमोनिया का एक्सपेरिमेंट होना होता था ना, लिटरली ऐसा लगता था वन फ्लोर तो समझ जाता था कि भाई लेबोरेटरी में कुछ अमोनिया का चल रहा है, इतनी बुरी स्मेल आती थी। ऑन एन एवरेज 25 to 30, ये भी डेटा है इंपॉर्टेंट, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे, मतलब ये किसमें है, ये आपका लोअर लिमिट ले लो, 25 हो गया 1 लीटर में, 30 ग्राम हो गया आपका 1.5 लीटर। एनी डाउट। रेंज हमेशा मिनिमम मैक्सिमम ध्यान में रखा करो। समझ में आई क्या बोला मैंने। पर डे की बात होगी, पर डे वाला डेटा, रटी रटाई तो चीज है नहीं, हम समझ गए कि पर डे जो 1.5 लीटर का यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, वो अगर 1 लीटर चल रहा है तो एवरेज उसमें यूरिया का अमाउंट कितना है, 25 ग्राम। अगर 1.5 लीटर कोई एक्सक्रीट कर रहा है यूरिन, मिक्चुरेट कर रहा है, तो उसमें कितना अमाउंट होगा, 30 ग्राम ऑफ यूरिया वो रिलीज कर रहा है। ओके, मार्क हो गया। देन आते हैं बात की, वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्रीटेड आउट पर डे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वही कि आपने हाइपर हाइड्रेशन कर रखा है तो ऑब्वियसली 1.5 लीटर के ऊपर लिमिट चली जाएगी। आपकी बॉडी, आप पानी ही नहीं पीते हो तो ऑब्वियसली वो 1 लीटर के नीचे भी जा सकता है। सिंपल सा, अभी कोई डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रेगुलर हैबिट की एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि आप पानी पीने की आदत नहीं है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों को होती है। पेरेंट्स भी इवन मुझे कंप्लेन करते हैं कि बच्चा सही से खाता नहीं है, पानी तो बहुत कम पीता है। तो वो समझ लें कि वो अपनी लाइफ में अपनी किडनी के साथ क्या करे, और किडनी के साथ हुआ तो पैरेलली लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सक्रीटेड आउट पर डे, वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर रही है, जिसमें अभी आपने यूरिन के कलर से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट देखा, मतलब एक इंफॉर्मेशन देखी। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये किसी डिजीज के बारे में नहीं बता रहा है, ये उस डिजीज के सिम्टम का, मतलब एक डिजीज का आइडिया देगा, नॉट द स्योरिटी, बट एक आइडिया देगा। और इस आइडिया के बाद ये इनिशियल डायग्नोसिस होती है, और इसके बाद कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि हाँ इस तरीके की चीजें हैं, तो इस डायरेक्शन में हमें ट्रीटमेंट करना है। That is related to kidney, that is related to lungs, that is related to liver, that is related to diabetes, whatever. जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डायबिटीज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, नॉट फॉर द ट्रीटमेंट, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये डायग्नोसिस है ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एज वेल एज मॉल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन खराब हो रखा है। Clear. For example, presence of glucose.
टर्म याद रखना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। यूरिन में ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। इसलिए एक क्वेश्चन आता है, कंप्लीटली रीअब्सॉर्प्शन नॉर्मल कंडीशन में किस मॉलिक्यूल का हो जाता है? दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रेजेंट है, मतलब कंडीशन क्या है? ग्लाइकोसूरिया की। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या पैंक्रियाज जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन वो रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड इंसुलिन के बाइंड करने से ग्लूकोज की एंट्री वाला चैनल ओपन होता है, याद है? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ब्लड का ग्लूकोज जो रेगुलेट होता है वो इंसुलिन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ मैकेनिज्म याद आ रही है? ये लेक्चर ओवर होगा, रिज्वाइन करना सेम लिंक से। ये मैकेनिज्म याद आ रही है? नहीं तो आज पैंक्रियाज रिवाइज कर लेना, पैंक्रियाज की नोट्स बनी हुई है उसको रिवाइज करना, ठीक है? अब यही यहाँ पे क्या है, इंसुलिन क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन की कमी हो रही है, तो मतलब ग्लूकोज का इंटेक, सेल के अंदर ग्लूकोज का इंटेक नहीं हो रहा है। इस केस में ग्लूकोज का बनना नहीं रुका है, तो ग्लूकोज तो प्रेजेंट है। ग्लूकोज प्रेजेंट है कहाँ? ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज है, लेकिन सेलुलर बॉडी सेल उसको एंटर नहीं करा रही है, मतलब ये रिसेप्टर पे आपका इंसुलिन आके बाइंड नहीं कर रहा है, तो ये प्रोसेस नहीं हुई, तो ये प्रोसेस नहीं हो रही है, मतलब ग्लूकोज एंटर नहीं कर रहा है, तो वो वापस कहाँ चला गया? वो ब्लड का पार्ट है। ब्लड का पार्ट है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, शुगर लेवल जिसको कहते हैं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? किडनी, किडनी को बोलेगा, सिस्टम है भाई, अपने बॉडी का सिस्टम है, वो बोलेगा भाई ये बहुत एक्सेस हो रहा है, अब इसको भी एक्सक्रीटरी मटेरियल का पार्ट बना दो। वो उस टाइम में फिल्ट्रेट में ग्लूकोज आएगा और उसको बॉडी रीएब्सॉर्ब नहीं करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल है मैकेनिज्म, एकदम समझाया। बॉडी रीएब्सॉर्ब नहीं कर रही है क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा है, सेल यूज नहीं कर रही है, दैट इज द डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है। ये डायबिटीज मेलाइटस है जो ग्लूकोज इंसुलिन की वजह से होता है। एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है जो एडीएच हार्मोन की रेगुलेशन से वाटर का एब्जॉर्प्शन, मतलब डायूरेसिस कंडीशन आता है, उस पर बाद में बात। अभी ये समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडी। तो अभी ग्लाइकोसूरिया समझ में आया, कीटोन बॉडी क्यों होगा उस पर भी आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और अमाउंट इतना ज्यादा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को सिग्नल मिल गया है, इट इज नाउ, इसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम डैमेज होंगे। क्लियर? तो ग्लूकोज तो बॉडी को चाहिए, मतलब ग्लूकोज का अल्टरनेटिव फॉर्म चाहिए। अब आपको पता है ग्लाइकोलिसिस के बाद जो क्रेब्स साइकिल होती है उसकी मैम ने बड़ी अल्टरनेटिव फॉर्म बना रखा है कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट एंट्री कर सकता है, फैट एंटर कर सकता है, फैटी एसिड एंटर मतलब ब्रेक डाउन होके एंट्री कर सकते हैं, प्रोटीन्स एंट्री कर सकते हैं। याद है लास्ट पैराग्राफ है, मल्टीपल एक पाथवे, ट्रैफिक की तरह चौराहे वाला पाथवे बताया था मैंने। तो बॉडी के अंदर क्या है? फैट, फैट में क्या होंगे? कीटोन, कीटोन, कीटोन बॉडीज, कीटोन फैट के ब्रेक डाउन होने से अब क्या बनने लगा? कीटोन बॉडीज बनने लगा, मतलब ये एक्सक्रीटरी मटेरियल बनने लगा। ये एक्सक्रीटरी मटेरियल बन रहा है तो ये ब्लड के थ्रू फिल्ट्रेट होके यूरिन का पार्ट होगा। तो कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होना यूरिया में क्यों है? क्योंकि बॉडी ने फैट यूज करना एक्सेस कर लिया, एक्सेस फैट यूज कर रहा है, और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, कीटोन भी प्रेजेंट है। ये इंडिकेट करता है कि द पर्सन, दैट इज द इंडिकेटिव, अगेन आई सेड बेटा, दैट इज द डायग्नोसिस, नॉट द कंफर्मेशन। और ये इंडिकेटर बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये डायबिटीज मेलाइटस का। क्लियर? क्योंकि इसमें रेंज है बेटा, इसमें रेंज ये कहती है कि जो 180 के ऊपर जाएगा ग्लूकोज का लेवल तभी वो किडनी को लोड देता है। समझे? क्लियर है बच्चा? समझ में आया? तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको याद रखो। ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज यूरिन में है तो उसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, दोनों एक साथ इंडिकेटिव है कि डायबिटीज मेलाइटस दिस इज डिजीज। ये एक डायबिटीज का टाइप है बेटा, ये पूरा एक वर्ड है, मतलब एक डिजीज है, तो नोट डाउन करके मार्क कर लेना। मैकेनिज्म मैंने इसकी एक तुम्हें ओवरव्यू दे दी।
क्या हो रहा है देखो, ग्लूकोज फिल्टर, ऑब्वियसली ग्लूकोज तो पहले भी फिल्ट्रेट में आ रहा था लेकिन वो रीएब्सॉर्ब हो रहा था। क्लियर। 180 mg पर डेसीलीटर, अगर वो वॉल्यूम इससे इतना जब बढ़ गया है, आपके रीनल थ्रेशोल्ड में क्रॉस हो रहा है, तभी वो वहां पे पहुंचेगा। मतलब एक हायर लिमिट पूछा जाता है, ग्लूकोज का लेवल कितना होगा, तब किडनी के मतलब यूरिन में ग्लूकोज आपको मिलेगा। तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 180 mg, डायरेक्ट आंसर है, और आपको अपने नॉलेज के लिए भी ध्यान में रखना है। 120, 127 इसके ऊपर आने लगता है, दैट इज द एबनॉर्मल कंडीशन। और जब किडनी के थ्रू वो रिलीज होने लगे, दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज। तो ग्लूकोज वही ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, फिल्ट्रेट बना, प्रॉक्सिबल ट्यूब्यूल। ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा था, रीअब्सॉर्प्शन रुक गया है, रीअब्सॉर्प्शन बॉडी वापस नहीं ले रही है, तो वो यूरिन में पास हो रहा है, वो यूरिन का पार्ट बन गया है, दैट इज द कंडीशन ऑफ ग्लाइकोसूरिया। समझ में आई इतनी बात? वेरी गुड। ठीक। अब इतना तो दिया था आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से तो अपना सिर्फ अबव 180, मतलब 180 आपको मिलेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू है, सबसे हायर लिमिट है। उसके बाद यूरिन में मिलने लगेगा ग्लूकोज। जैसे 160 है, 150 है, तब तक वो ब्लड में घूमता रहेगा, उसको ट्रैवल कराएगा, अदर जो रेगुलेटरी पाथवे है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। बट वो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस रुक गया है, क्योंकि इंसुलिन, एक तो ऐसा ना कि इंसुलिन एकदम नील भी नहीं हो सकता, तो थोड़ा तो चल रहा है, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन हाई है, ये भी आप समझो। तो वो वहां पे फ्लो हो रहा है, लेकिन जब एकदम बढ़ जाएगा, इसलिए डायबिटीज की कंडीशन एकदम से डिटेक्ट होती है कि हाँ द पर्सन इज डायबिटिक। अगर आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी, ये सब चीजें ऐसे सडन डिटेक्ट ही हो जाती है, इनका कुछ इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि बॉडी ही एक थ्रेशोल्ड के बाद रिस्पॉन्स कर रही है। समझा बच्चा? वेरी गुड। अब यहाँ पे देख लो, कुछ और चीजें हैं जिनके टर्म आपको पता होना चाहिए। एल्बुमिन आ रहा है, मतलब कोलाइडल, जो अभी आपने फोमी देखा, तो डिजीज क्या है, कंडीशन क्या है, डिजीज नहीं, इंडिकेटिव या कंडीशन, उसको क्या बोल रहे हो आप, उसको बोलते हैं एल्बुमिन न्यूरिया। एल्बुमिन इन द यूरिन इंडिकेट्स किडनी प्रॉब्लम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब हुआ है, एल्बुमिन आ रहा है, लार्जर प्रोटीन, वो जो थ्री लेयर्ड फिल्ट्रेशन के अंदर भी कैपलरी वाली थ्री लेयर थी, आपको याद है, चाय पत्ती, अदरक, इलायची का छिलका, मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो अदरक सबसे पहले रुका, इलायची फिर रुकी, फिर चाय पत्ती रुकी। क्लियर? तब चाय आपकी आई। तो उसी तरीके से वो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म नहीं काम किया, और एल्बुमिन यूरिन आ रहा है, इट इंडिकेट्स किडनी प्रॉब्लम। एनोरेरिया, एनोरिया मतलब किसी को यूरिन का फॉर्मेशन रुक गया है, नहीं हो रहा है, दैट कंडीशन इज एनोरिया। डिसयूरिया, डिफिकल्टी ऑफ पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनेशन में पेन हो रहा है, तो दैट इज डिसयूरिया कंडीशन। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया अभी आपने देखा, सुगर ग्लूकोज इन द यूरिन। हिमेटूरिया, हीमोग्लोबिन से ले लो, हिमेटूरिया इज ब्लड इन यूरिन, जो रेड वाला कलर का आपने पिंकिश रेड देखा था। नॉक्टूरिया, रात में किसी को यूरिन सोते सोते रिलीज हो रही है, दैट इज द नॉक्टूरिया कंडीशन। ओलिगोरिया, सैंटी यूरिनेशन, सैंटी मीन्स लाइक समथिंग लाइक फोमी से सेडेड टाइप का, ठीक है, सैंटी यूरिनेशन। एंड देन पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिन, बहुत मल्टीपल टाइम यूरिन पास हो रहा है, दैट इज द पॉलीयूरिया, इट इज अगेन इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज। इंसिपिडस का इंडिकेटिव होता है, मतलब कॉमन इंडिकेटिव है बोथ केस में। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? अभी हम पढ़ाएंगे बेटा, इसलिए आप मौन धारण कर सकते हो 1 मिनट का, लेकिन आप पढ़ते रहोगे। कोई क्लास नहीं है ना, फाटक वाली क्लास है? कुछ हो तो बता दो। ठीक है, सैंटी को आप लिख लो, डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन।
सेंटी देखो लेस देन 40 ml, 400 ml। एक दिन में 400 ml से कम यूरिनेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं सेंटी यूरिनेशन। यस, फाटक में है। क्या पढ़ना है फाटक? कितने बजे से? 12:40। तो कंटिन्यू करूं या एंड करूं? बस इतना बता दो। चलो एंड कर देते हैं, एक लेक्चर और कर। फाटक फाटक ऑफलाइन है ना? पता नहीं मुझे। ऑफलाइन आना अलाउ हो गया है क्या? अच्छा, मतलब ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर। ओके। तुम लोग बताओ। मैं चाहती हूँ कि खत्म हो जाए आज ये। ओके, उनका ऑफलाइन है तब तो यहाँ क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैम कंटिन्यू करिए, मैम कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसको अगर लग रहा है कि ओवरबर्डन हो रहा है, वो यहाँ से स्विच कर सकता है, यहाँ से आगे का लेक्चर ऑफलाइन देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक तुम्हें दिखा रहे हैं कि यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट दिख रहा है, जिसमें आप सिंपल अभी जो आपको पढ़ा है उसी को आप रिपोर्ट में देख रहे हो। क्वांटिटी लिया, कलर को देखा, अपीयरेंस, उसका सेडिमेंटेशन, क्या उसमें कोई ऐसा सेडिमेंटेशन पार्टिकल या सेडिमेंटेशन टेस्ट दे रहा है क्या, वो क्लियर। शुगर की वैल्यू, एल्बुमिन ट्रेस में आ रहा है, मतलब इफेक्टिव है, ये किसी डिजीज पर्सन की रिपोर्ट है। रिएक्शन कैसा है, केमिकल एग्जामिनेशन, एसिडिक शो कर रहा है, 6 pH एसिडिक ही रहेगा। फिर आप इसमें और इम्पोर्टेंट क्या देख सकते हो, ये देखो, ये बड़ा अच्छी चीज है। आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी नहीं है, एपिथेलियल सेल्स नहीं है, ग्रैनुलस, हाइलिन, ये सब नहीं है। फिल्ट्रेशन अभी इतना वर्क कर रहा है कि ये सारी सेल नहीं आ रही है। पस सेल 0 to 2 लेवल दिया हुआ है, क्योंकि पस सेल्स ऐसा भी हो सकता है, मैंने बताया ना कि हैबिट की वजह से अगर यूटीआई है वहां पे है तो कुछ अमाउंट में वो वहां पे रिलीज हो सकती है। बट फिर भी उसका एक ये रेंज आ रहा है, मतलब इट इज इंडिकेटिव कि इसको चेक तो करना है। एपिथेलियल सेल्स आ रही है इसमें, माइक्रोस्कोपिक दिया है, एंड देन क्रिस्टल्स, यूरेट्स, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फोरस, एमॉर्फस फॉस्फोरस होता है ये सब। कैल्शियम ऑक्सलेट मतलब स्टोन के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। किडनी स्टोन सुना है? उससे रिलेटेड रहेगा। फिर आपका ये सब चीजें, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, जो लीवर ब्रेकडाउन कर रहा था, बाइल का फॉर्मेशन कर रहा था, अगर वो सब ऑन रिक्वेस्ट के टेस्ट होते हैं, अगर इन सब का भी प्रेजेंस आ रहा है, मतलब तुमने देखा था ना, वो सारे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो पार्ट हो जा रहे थे डाइजेस्टिव एक्सक्रीटा का। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो एक्सक्रीटरी मटेरियल से पास ऑन हो रहा था, तो यूरिन में आने के उनके चांसेस कम होते हैं। और ये सारे टेस्ट जनरल टेस्ट में नहीं आते, फिर इनका ऑन डिमांड कोई सिम्टोमेटिक देखना है लीवर का, तब इन टेस्ट को देखा जाता है। तो एक जनरल आइडिया तो एटलीस्ट यहाँ पे लग रहा है तुम्हें। अब एक डिजीज है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत ही कॉमन है, खासकर लेडीज लोग में ज्यादा ये कॉमन से, फीमेल्स में ज्यादा रिपोर्टेड होती है। क्लियर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और कुछ कुछ इसके सिम्टोमेटिक अफेक्ट, फीवर आना है, जिसको इग्नोरेंस से वो समझ में नहीं आता है कि दैट इज अबाउट द यूटीआई, कि वो एक रेगुलर इंटरवल पे बार बार रिपीटेड फीवर आता है। और मोस्ट ऑफ द केस इसमें कैसा होता है, यूरिन पास आउट करते वक्त एक जलन सी इन्फ्लेमेशन फील होता है, हर बार पेन होगा, एंड एक आपको फीवरिश सा कंडीशन बॉडी में बना रहता है। तो 3 टाइप्स अगर आप यूटीआईज की बात करते हो तो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है यूटीआई। मैंने बताया कि फीमेल में चांसेस ज्यादा है। क्लियर। क्या क्या कह रहा है कि किडनी में या तो पाइलोनेफ्राइटिस हो रखा है, कहाँ इन्फेक्शन है, नेफ्रॉन में, उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए बेटा, नोट करोगे आप। ब्लैडर में है, ब्लैडर की वॉल में, उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस।
यूरेथ्रा में है उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस, एंड यू नो आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो ओवरऑल आपका पूरा जो ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट फॉर्मेशन होने के बाद जो ट्रैवल कर रहा था, उस ट्रैक्ट के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे देयर इज पॉसिबिलिटी की इन्फेक्शन हो रखा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इज रिलेटेड टू किडनी के अंदर है, देन ब्लैडर में है तो सिस्टाइटिस, एंड देन यूरेथ्रा में है जो फाइनल आपकी डक्ट है जिससे मिक्सुरेशन की प्रोसेस हो रही है, वहां पे इंफेक्शन है तो उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस, एंड मोस्ट कॉमन एमंग दिस इज यूरेथ्राइटिस। क्लियर है तीनों नाम, लोकेशन क्लियर? अगर नहीं भी क्लियर है तो भी देख लो, फिर से रिकॉल करो, किडनी कहाँ प्रेजेंट है, यूरेटर क्या होता है, ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है। अब मेल के केस में क्या होता है कि दे हैव कॉमन डक्ट फॉर द रिलीजिंग ऑफ सीमेन एंड यूरिन। फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मेल के केस में कॉमन डक्ट होता है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम में डिटेल में बताएंगे कि कॉमन डक्ट है, लेकिन दैट इज नॉट ए क्लोएका। क्लोएका वर्ड मैंने यूज किया है ना बेटा, याद है? क्लोएकल चैम्बर मतलब कई सारे आपके इंटरनल सिस्टम एक्सक्रीटरी मतलब कुछ रिलीज करने वाले हैं, और वो सिस्टम एक कॉमन चैम्बर में ओपन हो रहा हो, उसको क्लोएका बोलते थे अपन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया, एग भी वहीं से रिलीज हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी वहीं से रिलीज हो रहा है, या यूरिनरी सिस्टम का वहां से रिलीज हो रहा है, तो एक कॉमन चैम्बर हो गया, वो क्लोएका है। उस तरीके का क्लोएका नहीं होता है, लेकिन जो लास्ट वाली डक्ट है दैट इज यूरेथ्रा डक्ट, इज कॉमन फॉर द इजेकुलेशन ऑफ सीमेन। सीमेन के रिलीज के लिए भी वो कॉमन डक्ट है, एंड यूरिन के रिलीज के लिए, मिक्चुरेशन के लिए भी वो कॉमन डक्ट होती है। यूटीआई का कॉज क्या है? लैक ऑफ वाटर इनटेक, होल्डिंग योर पी मतलब यही मिक्सुरेशन को होल्ड करने की हैबिट है। इम्प्रॉपर हाइजीन, हाइजीनिसिटी मेंटेन नहीं है, पब्लिक टॉयलेट वगैरह या कहीं पे भी बहुत आप वॉशरूम हाइजीन नहीं मेंटेन कर रखे हो, अपनी खुद की हाइजीनिसिटी आपने मेंटेन नहीं कर रखी है, उस केस में यूटीआई के चांसेस बढ़ते हैं। फेमिनिन प्रोडक्ट में आपका आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह पैड व सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज करते हो, उसकी हाइजीनिसिटी अगर मेंटेन नहीं है तो इट विल डायरेक्ट अफेक्ट योर यूरिनरी ट्रैक सिस्टम, यूटीआई कॉज होगा। डायबिटीज के केस में ग्लूकोज आ रहा है बेटा, ग्लूकोज आ रहा है मतलब फेवरेबल कंडीशन हो गई है, माइक्रोब्स को तो मिठाई मिलने वाली है, तो माइक्रोब्स वहां पे ग्रो कर सकते हैं। सिंपल समझने के लिए चीजें समझते रहो। किडनी स्टोन के केस में ऑब्वियसली अगेन वहां पे यूरिन का प्रॉब्लम होता है, फिर स्टोरेज इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रिक्वेंट सेक्सुअल हैबिट में कोई है तो ऑब्वियसली वो यूरिनरी ट्रैक्ट कॉमन ट्रैक्ट है वो फॉर द सेक्सुअल, एंड कॉमन ट्रैक्ट इन द सेंस लोकेशन कॉमन है, डक्ट कॉमन नहीं है। वेजाइनल कैनाल इज डिफरेंट एंड यूरेटर इज डिफरेंट, तो भी वहां पे क्योंकि वो फ्लूड कांटेक्ट बार बार है, रिपीटेड कांटेक्ट होगा फ्लूड का, दैट्स वाई इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रीक्वेंट सेक्स का भी रिजल्टेंट यूटीआई है। यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ये रिप्रोडक्शन में बताएंगे। कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स आप यूज कर रहे हो, बैरियर्स कोई पर्सन यूज कर रहा है, उस केस में भी यूटीआई के चांसेस है। अगेन रिलेशन इसका फंडामेंटल यही है, फंडामेंटल समझ लो कि फ्लूड कांटेक्ट, जितने भी एसटीडी डिजीज होते हैं ना, एसटीडी डिजीज मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ फ्लूड कांटेक्ट। उसके मैक्सिमम डिजीज का रीजन ही है कि फ्लूड कांटेक्ट की वजह से वो ट्रैवल करते। फिर प्रेगनेंसी के केस में अगेन फीमेल को होल्डिंग की थोड़ी सी हैबिट हो जाती है, और वो थोड़ा सा मोर सेंसिटिव है, वो एरिया उसका सेंसिटिव है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दैट्स वाई वहां पे प्रेगनेंसी के टाइम में भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? कॉज ऑफ यूटीआई आता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, इसलिए भी ध्यान रखना। पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस लोकेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया, इसको एक बार बस रीड कर लेना, कोई इसमें बहुत बड़ी हैवी चीज आपको नहीं पढ़नी, अभी बस लोकेशन के अकॉर्डिंग याद रखना। ठीक है, पस का फॉर्मेशन, बैक्टीरियल ग्रोथ, तो आप देख रहे हो इसमें सबसे ज्यादा जो एक बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, इकोलाई बैक्टीरिया, एशेरिचिया कोलाई, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत यूजफुल बैक्टीरिया भी है अपने, वो इस एरिया में ग्रो करने के लिए
मतलब आप एक मैं तुम्हें बात बताऊं, ये बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट ही है, इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी कंडीशन मिला तो ये ग्रो करके मल्टीप्लाई करके वहां पे अपना एक कॉलोनी बनाने के लिए सफिशियंट जगह उनको मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो ये ब्लैडर है, ब्लैडर की वॉल दिख रही है, इस जगह पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, दैट इज यूटीआई। तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, एक इसमें हाइजीनिसिटी से रिलेटेड बात और समझ लो कि जैसे इंडियन कल्चर क्या कहता है, इंडियन कल्चर आफ्टर टॉयलेट आफ्टर डिफिकेशन प्रोसेस वाटर को यूज करते हैं इंडियन कल्चर में। एंड फॉरेन कल्चर, यूरोपियन कल्चर में तुमने सुना होगा टिश्यू टॉयलेट, टॉयलेट टिश्यू यूज होता है। ठीक है, वो भी एक कंडीशन है। जैसे आप यहाँ पे मेजर्स में, सेफ्टी मेजर्स में देखोगे तो इसमें यूज ऑफ टॉयलेट को वाइपिंग फ्रंट टू बैक एक पॉइंट है। मतलब वो कैसे टॉयलेट यूज हो रहा है, उसमें रेक्टम वाले साइड से भी यूरिनरी ट्रैक्ट वाले साइड में इंफेक्शन ट्रेवल हो सकता है, दैट इज अगेन रिलेटेड टू हाइजीनिसिटी। तो उस केस में भी बैक्टीरिया फ्रॉम स्किन और रेक्टम ट्रेवल कर सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में एंड देन वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ट्रेवल अप द यूरेथ्रा एंड देन अगेन ब्लैडर में पहुंच जाएंगे ट्रेवल करके बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है तो यहाँ पे उनकी कॉलोनी ग्रो कर सकती है। ये एक डेटा लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन आइडेंटिफाइज कॉज ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनिशियली ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बट रिपीटेड और कोई बहुत क्रॉनिक है तो ऑब्वियसली ये आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब ये ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ये सब तुम देख रहे हो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है, ये सब बहुत पढ़ना नहीं है आपको। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब इट इज रिलेटेड टू बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ। देखो ये माइकोबैक्टीरिया, कैंडिडा, इस तरीके के वहां पे इन्फेक्शन हो सकते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन अभी बस है। तो यूटीआई के कॉज कई सारे हैं, कई सारे रीजन है। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा इन्फेक्शन, यूरेथ्राइटिस, ब्लैडर इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस, परसिस्टेंट रिकरेंट यूटीआई, क्रोनिक सिस्टाइटिस। एक टाइम से परसिस्ट किया है काफी टाइम से तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक सिस्टाइटिस या क्रोनिक यूटीआई बोलते हैं। जो मैंने तुम्हें बताया कि हैबिचुअल है तो देन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। किडनी का हो गया, देन आपको अपर यूरिनरी ट्रैक, यूरेटर एंड किडनी, इसमें आपका ये वाला भी आ जाता है, इंक्लूडेड रहता है। हाउ टू प्रिवेंट, हैबिट है क्लियर। एम्पटी ब्लैडर फुल्ली, होल्डिंग की प्रोसेस को रोकना चाहिए, मतलब इनिबिट करना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब देखो पूरी मेथड समझ में आ गई है तो उस चीज में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसका रिवर्स मैकेनिज्म ही हो गया प्रिवेंट करने के लिए। कोई डायबिटिक है तो उसको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगेन वही बात है, शुगर आ रहा है तो वो बैक्टीरिया के लिए पॉजिटिव चीज हो जाएगा, उनका फेवरेट फूड है ग्लूकोज। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है यूटीआई से रिलेटेड, मिक्चुरेशन से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, यूरिन के फीचर्स से रिलेटेड, बियॉन्ड द एनसीईआरटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो कवर हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ वो एनसीईआरटी के 2 पैराग्राफ में नहीं उलझना है, इतनी चीजों को आपको कवर करना है। नाउ नेक्स्ट चीज आती है कि रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। आपके बॉडी में क्या कुछ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं? हाँ है, यू नो दैट। आपने पढ़ा है कई बार, आपको उस चीज को आपने फेस किया है, CO2 को आपने रिलीज कराया तो लंग्स है, पसीना आपके स्वेटिंग हो रही है तो स्किन है। क्लियर। लीवर ने हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन किया था, बाइल का फॉर्मेशन किया था, बाइलरुबिन को बनाया था, बिल्विरिडीन को बनाया था, तो वो लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है बच्चा। तो उन ऑर्गन्स से रिलेटेड एक पैराग्राफ है और यहाँ से डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज निकालने हैं और पैकअप। Excretion is the removal of metabolic waste product from the body of an organism. क्या क्या इन्वॉल्व दिख रहा है, स्किन दिख रही है, लीवर दिख रहा है, किडनी मेजर, इसमें सबसे ज्यादा वर्कलोड किस पे है, वो तो ऑब्वियसली किडनी पे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एंड आपको फिर से मैं ध्यान दिला दूं कि चैप्टर का नाम आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है,
दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। पूरी मैकेनिज्म क्या है, इसलिए आपको इस पोर्शन पे भी फोकस करना है। बियॉन्ड द किडनी जो भी चीजें हैं क्या एक्सक्रीट करते हैं, क्या लोकेशन है, वो क्वेश्चन आता है। Other than the kidney, lungs, liver and skin also help in elimination of excretory wastage. Even जो आपका टीयर फॉर्मेशन हो रहा है, जो आंसू निकलते हैं, वो भी एक तरीके का हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। Our lungs remove large amount of CO2, approximately 200 ml per minute, and also significant quantities of water every day. Liver, the largest gland in our body, लीवर को रिवाइज कर लेना, सिक्रीट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, सब मार्क कर लो। कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, फंक्शन ऑफ लिवर वहां पे पढ़ा रखा है, इसलिए आज इस पे रुकेंगे नहीं हम ज्यादा। फंक्शन ऑफ लिवर ऑलरेडी कवर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम में, रिपीट कर लेना उसको। विटामिन एंड ड्रग्स, ये सारी प्रोसेसिंग आप देख रहे थे कि एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो चीजें जा रही हैं टॉक्सिक, उसको भी वो सेंस कर रहा है और उसको वो ब्रेक डाउन कर रहा था, उसको वो फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो हीमोग्लोबिन है उसको वो ब्रेक डाउन कर रहा है, वहां पे बाइल बना रहा है, बिलिरुबिन बना रहा है, बिलिरुबिन बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन को डिग्रेड कर रहा है, विटामिन का कन्वर्जन होता है लिवर में। तो देयर इज सर्टेन प्रोसेस जो लिवर से रिलेटेड है, आप यहाँ पे बस मार्क कर लो, और इसके लिए रेफरेंस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। लिवर के जो वेस्ट थे, ये मार्क कर लेना यहाँ पे, ठीक है। दे आर ट्रांसपोर्टेड वाया द डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब वो एलिमेंट्री वेस्ट मटेरियल में आते हैं। लंग्स की बात करें, कुछ इसमें बहुत बात करने को है नहीं। CO2 है जो आपका सेलुलर वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, गैसेस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है ब्लड में, कैसे डिजोल्व होता है, कितने परसेंट आरबीसी में आ रहा है, कितना डिजोल्व होके आ रहा है, एवरीथिंग, कितना हीमोग्लोबिन से बाइंड करके आ रहा है, वो सब एक आपको पता है, ठीक है। लिवर में सेंड्स यूरिया एंड यूरिक एसिड टू द किडनीज, सेंड्स हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन एंड बाइल पिगमेंट टू द इंटेस्टाइन। तो ये वाला आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, ये वाला आपका वाया किडनी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है क्योंकि अब सिलेबस के बाहर है, लेकिन क्वेश्चन में मिल रही होगी, ऑर्निथिन साइकिल। तो जस्ट कुछ चीज मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, वो ध्यान में रखना। ऑर्निथिन साइकिल मतलब नथिंग, इट इज अ यूरिया साइकिल, इट इज सिंथेसिस ऑफ यूरिया। और साइकिल वर्ड यूज किया है, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, इतने अच्छे से प्लांट फिजियोलॉजी में तुमने साइकिल वगैरह सब बढ़िया से समझ लिया था, सिट्रिक एसिड साइकिल वगैरह। तो आप देख रहे थे कि वहां पे एक रिसीवर होगा और जो भी रिसीव करेगा वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा और प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, दैट इज साइकिल। इट मीन्स कि ऑर्निथिन जो है वो रिसीवर है और वो दोबारा रीजनरेट हो रहा है और प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ यूरिया हो रहा है, एंड दैट्स वाई आप इसको यूरिया साइकिल कह रहे हो। और ऑर्निथिन क्योंकि पहला मॉलिक्यूल जो कि कार्बामेल फॉस्फेट को रिसीव करता है और ये प्रोसेस स्टार्ट होती है यूरिया फॉर्मेशन की, दैट्स वाई दिस साइकिल इज नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। लोकेशन पता है, यूरिया की सिंथेसिस लीवर में, तो ऑर्निथिन साइकिल कहाँ हो रहा है, लीवर में चल रहा है, ठीक है। अब देखो, एक जनरल अमोनिया था भाई, अमोनिया अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करके अमोनिया निकल रहा है, अमोनिया का कन्वर्जन हो रहा है कार्बोमिल फॉस्फेट में, किसके प्रेजेंस में, कार्बोनेट आयन के प्रेजेंस में होता है मेनली। और कार्बोनेट आयन और CO2 तुम्हें पता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट आयन, CO2, इसको ध्यान रखोगे, क्लियर। CO2 कन्वर्ट हो सकती है कार्बोनेट आयन में, पड़ी हुई है हमने मैकेनिज्म, क्लियर। आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, जितना बोल रहे हो बस उतना ध्यान रखो। तो CO2 अमोनिया बाइंड किया, अमोनिया कन्वर्टेड हो गया कार्बोमिल फॉस्फेट में, देन सिट्रुलिन, देन आर्जिनिनो सक्सिनेट, फ्यूमरेट, आर्जिनिन एंड ऑर्निथिन। क्या नहीं भूलना है आपको, कार्बोमिल फॉस्फेट जो एंट्री कर रहा है, ऑर्निथिन जो रिसीव कर रहा है, यूरिया जो फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है, इमिडिएटली आर्जिनिन से फॉर्म। बस इतनी बात याद रखोगे और कोई MCQ अभी आएगा नहीं इससे, क्लियर है। 1 2 3 4 5 लिखा है, ऑब्वियसली मेटाबॉलिक प्रोसेस है, अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स चलेगा। एक एंजाइम जो आपको ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ, यूरिया फॉर्मेशन रिएक्शन है, कार्बोनेट आयन
अमोनिया, एस्पार्टेट, एटीपी, ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये सब प्रोड्यूस हो रहे हैं। यूरिया, फ्यूमरेट, एडीपी रिलीज होगा एटीपी यूज करके। एएमपी मोनोफॉस्फेट होता है, 2 फॉस्फेट एंड 1 पायरोफॉस्फेट। इतनी इंफॉर्मेशन अगर नोट डाउन कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी। ऑल्दो ये अभी सिलेबस में है नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको मिलेगा। occurs in liver cell, ये important है। यूरिया is the end product of the catabolism of nitrogen which enters the urea cycle as ammonium। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टू रिएक्शन ऑफ द साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड द रिमेनिंग अकर इन साइटोसोल। ये पॉइंट आपको मिलेगा। देखो, ये जो फॉर्मेशन हुआ इधर से अमोनिया का कार्बोमिल फॉस्फेट में जो कन्वर्जन हुआ, एडिशन हुआ, ये सारे स्टेप कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में दिख रहा है आपको? ये स्ट्रक्चर जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और ये स्ट्रक्चर जो है वो साइटोसॉल है, मतलब साइटोप्लाज्म है। इसी में आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑर्निथिन साइकिल का इंटरेस्टिंग फीचर भी है। इसका क्लियर मतलब मैं बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हें हिंट दे रही हूँ, बस घुसना नहीं है इसके अंदर। बहुत ज्यादा टाइम तक इसको नहीं देखना है कि हाँ ये कंपोनेंट भी याद कर लें, ये भी कंपोनेंट। सिंपल यूरिया NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इतने रिएक्शन चलाने के लिए जो एंजाइम होंगे वो साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे, ये रिएक्शन चलाने के लिए जो एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। दैट्स वाई ये एकदम बाउंड्री वाला रिएक्शन साइकिल है, जो 2 स्टेप इसका मैट्रिक्स के अंदर है एंड बाकी के स्टेप्स इसके साइटोसोल्स में चल रहे हैं। जो पहला एक इन्वॉल्व हो रहा है साइकिल में एंटर करने के लिए, उस पे एंजाइम है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लोगे तो सही रहेगा। सबस्ट्रेट के फॉर्म में आपको कार्बन डाइऑक्साइड आया है और बाइकार्बोनेट आया है, तो यू विल फेवर द बाइकार्बोनेट। क्लियर? कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे वाटर है तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड H+ आयन डोनेट कर देगा तो बाइकार्बोनेट बनेगा। इन दोनों को जोड़ना है। कौन जोड़ेगा? कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। दिस इज द कॉम्प्लेक्स एंजाइम, एक सिंगल एंजाइम नहीं है, कॉम्प्लेक्स यूनिट होती है। वापस आ जाते हैं, थोड़ा लिवर से रिलेटेड वो था इसलिए लिवर वाले इंफॉर्मेशन में ऐड करना, बाकी लिवर की चीजें तुमने पढ़ रखी है। द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर secretion. Sweat produced by the sweat glands is a watery fluid containing, मार्क करो, NaCl। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रिलीज होता है। दैट्स वाई किसी किसी का स्वेट आपको देखो, कोई जो कपड़े वगैरह पहनते हैं या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी के स्वेट में बहुत ज्यादा ऑर्डर होता है, बहुत स्मेली होता है। कोई ठीक है भाई, उसको ये परफ्यूम वर्फ्यूम लगाने से कुछ वो एक लेयर उसके ऊपर बस जम रही है, बट जो स्वेट का नेचर है वो फेवर करेगा माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए और वहां पे भी अमोनिया कंपोनेंट रिलीज होते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑर्डर स्मेल। लैक्टिक एसिड है, ये भी फेवरेबल है बेटा, ये मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। कंपोनेंट ऑफ स्वेट आ सकता है। Though the primary function of sweat is to facilitate a cooling, जैसे water transportation transpiration था, कूलिंग इम्पैक्ट मैंने वहां पे भी रिलेट किया था तुम्हें कि ट्रांसपिरेशन इज अ एसेंशियल डेविल। क्लियर? कूलिंग इम्पैक्ट कर रहा है प्लांट्स में, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? स्वेटिंग करते हैं। इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, इट आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव। सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन स्वेट ग्लैंड, पसीने से सीबेसियस ग्लैंड जो ऑयली स्किन बोलते हैं ना, ऑयली स्किन है, सीबम को सिक्रीट करती है। सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल, अब ये अलग एक डेटा जा रहा है, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस। तो आप यहाँ से आप बेटा जी लीवर, लंग्स तो छोड़ दो, CO2 है सिर्फ उसमें, लीवर, स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड, इस सब को निकाल के एक टेबल ड्रॉ करोगे और उनके एक्सक्रीटरी मटेरियल रिस्पेक्टेड कॉलम में लिख लोगे। दिस सिक्रीशन